हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, मस्त। आप लोग की रिक्वेस्ट थी कि सर रिवीजन बैच स्टार्ट कर दीजिए, तो अब हम वही स्टार्ट करने जा रहे हैं रिवीजन बैच। इसमें क्या होगा कि हर टॉपिक का एक लेक्चर रहेगा, साथ में एक लेक्चर और रहेगा जिसमें हम उस टॉपिक के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे। यानी हर टॉपिक के जितने भी आपके सिलेबस में टॉपिक्स हैं, हर टॉपिक के आपके 2 लेक्चर रहेंगे। पहला लेक्चर कवर करेगा आपके बेसिक्स को, ठीक है, कॉन्सेप्ट को कवर करेगा। दूसरा है हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे, कोशिश करेंगे मैक्सिमम। अब सारे तो हम नहीं कह सकते, लेकिन जितने मैक्सिमम पॉसिबल क्वेश्चंस हो पाएंगे एक लेक्चर में वो हम बना देंगे। तो हर टॉपिक के आपको 2 लेक्चर देखने होंगे, ठीक है। पहला बेसिक रहेगा, दूसरा क्वेश्चन से रिलेटेड रहेगा। तो पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम अपना रिलेशन एंड फंक्शन का। बहुत डीपली नहीं पढ़ाएंगे इसमें, आपको क्रैश कोर्स से आपको मैं मान के चल रहा हूं कि आपने बेसिक पढ़ रखा है, बेसिक नॉलेज होगी। और एक और बात है कि थोड़ा सा नॉइज कहीं कहीं बीच में आ सकती है, उसके लिए पहले सॉरी बोल रहे हैं, क्योंकि मेरे जस्ट नेबर में कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, तो हो सकता है कभी कभी नॉइज आ जाएगी, तो उसके लिए पहले सॉरी बोल रहे हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना रिवीजन बैच। पहला है रिलेशन एंड फंक्शन। देखिए ये टॉपिक आपने पढ़ रखा है, ये कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं, रिलेशन एंड फंक्शन हो गया, अपना आपका वो प्रोबेबिलिटी हो गई, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें बच्चों को इंटरेस्ट नहीं आता। रीजन कई होते हैं। पहली बात है तो इसमें होता क्या है कि वेरिएबल्स ज्यादा होते हैं, ये मान लो वो मान लो, ऐसा है, ग्राफ, डोमेन, रेंज। तो इन सब चीजों में पहली बात तो टीचर उतने अच्छे से नहीं पढ़ाते हैं, और दूसरी चीज है कि स्टूडेंट उतना इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। जब इंटरेस्ट नहीं लेते हैं तो वो टॉपिक धीरे धीरे वीक होता चला जाता है, उसको इग्नोर करते रहते हैं। कई बच्चों का तो कोई सब्जेक्ट वीक होता है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में बात करें तो उनको मैथ नहीं पसंद है तो मैथ को टाइम ही नहीं देता। ऐसा नहीं करना चाहिए, टाइम ना देने से वो सब्जेक्ट आ नहीं जाएगा। आपको फिजिक्स अच्छी आती है, मैथ अच्छी आती है, केमिस्ट्री अच्छी आती है, या जो सब्जेक्ट अच्छा आता है वो तो आता ही आता है ना। उसमें टाइम दे के दूसरे को टाइम ना दे के वो आप अपने साथ गलत कर रहे हो। तो कोशिश करिए, टाइम डिवाइड करिए। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इस सब्जेक्ट को इतना टाइम देंगे, ये हमको कम आता है तो इसको ज्यादा टाइम देना है, क्योंकि मार्क्स तो उसमें भी चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि यार उसमें छोड़ के ऑप्शन आ जाएगा कि हम मैथ नहीं करेंगे या फिजिक्स ना करके आप ये दोनों कर लो, ऐसा तो होना नहीं है। तो आप डिवाइड कीजिए, आपके ऊपर है। देखिए रिलेशन और फंक्शन हमने क्लास 11th में पढ़ रखा है। कुछ बेसिक चीजें हम रिकॉल करेंगे, जैसे हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा था। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, क्या होता है, पूरी बेसिक डेफिनेशन नहीं लिखा रहे, आपको रिवीजन करना है। अब मान के चल रहे हैं आपने बेसिक्स पढ़ रखा है। ये एक्चुअल में क्या होता था, ऑर्डर्ड पेयर होता है। अगर हम 2 फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट ए ले लें, सेट ए एंड सेट बी, तो उनका क्रॉस कराते हैं तो वो क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर होता है। ऑर्डर मैटर कर रहा है ना, ए का एलिमेंट पहले आएगा, बी का एलिमेंट बाद में आता है, ऑर्डर्ड पेयर आता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम 2 सेट ले लें, लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 और बी, हमने 2 सेट ले लिए, सेट ए सेट बी, फाइनाइट भी है और नॉन एम्प्टी भी है, एम्प्टी नहीं है। अब इनका क्रॉस कराएंगे तो ए क्रॉस बी, इसको मैपिंग भी बोलते हैं एक्चुअली। तो ए क्रॉस बी में हम क्या रहे हैं, ए का बी से मैपिंग करा रहे हैं। तो ए का बी से ऑर्डर्ड पेयर कितना बनेगा, हर एक एलिमेंट का हर एक एलिमेंट से बना दो, तो 1 का 4 से बन जाएगा, 1 का 5 से बन जाएगा, 1 का 6 से और 1 का 7 से बन जाएगा। इसी तरीके से अगर हम 2 को पकड़े तो 2 का 4 से बन जाएगा, 2 का 5 से बन जाएगा, 2 का 6 से बन जाएगा और 2 का 7 से बन जाएगा। 3 को उठाएंगे तो 3 का 4 से बन जाएगा, 3 का 5 से बन जाएगा, 3 का 6 से बन जाएगा और 3 का 6 से, ठीक है। ये आपस में आगे पीछे कर सकते, सेट में पढ़ रखा होगा ना, ऑर्डर मैटर 2 3 4 लिखो या 4 3 2 लिखो, कोई मैटर नहीं करता, लेकिन इनके अंदर जो एलिमेंट्स है उनका ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए। ये इनपुट आप मान लो, ये इनपुट है और ये एज ए आउटपुट मान लो, आप ऐसे मान सकते हो। इनपुट आउटपुट कभी चेंज नहीं हो सकते, डोमेन रेंज अलग अलग होते हैं। इसको मैपिंग में अगर आप देखोगे तो कैसे दिखाएंगे हम कि ये सेट ए है और ये सेट बी है। यहाँ पे 1 2 3 एलिमेंट है, यहाँ पे 4 5 6 और 7 4 एलिमेंट है। हर एक से मैपिंग करी हमने। 4 इससे भी कनेक्टेड है, इससे भी है, 1 इससे भी कनेक्टेड है और इससे भी कनेक्टेड है।
सिमिलरली अगर हम 2 को उठाएंगे तो 2 इससे भी कनेक्टेड है, 2 इससे भी कनेक्टेड है, 2 इससे भी कनेक्टेड है और 2 इससे भी कनेक्टेड है। और अगर हम 3 की बात करें तो 3 भी हमारा इससे कनेक्टेड है, इससे कनेक्टेड है, इससे कनेक्टेड है और इससे कनेक्टेड है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ से ये बेसिक चीजें हम पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा रिवाइंड कर लेंगे ना तो हर चीज यहीं से क्लियर होती चली जाएगी। पहली चीज हमने देखी, ये जो कुछ पॉइंट है वो आपको नोट कर लेने। पहली चीज हमने देखी है कि A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि ये ऑर्डर्ड पेयर होते हैं, ये हमने लिख दिया ऑर्डर्ड पेयर होते हैं। A क्रॉस B करोगे तो पहले A के एलिमेंट आएंगे, बाद में B के एलिमेंट आएंगे। अगर उल्टा B क्रॉस A करोगे तो पहले B के एलिमेंट आएंगे, बाद में A के एलिमेंट आएंगे। ठीक है, 4,1, 4,2, 4,3 आएगा। और आप चाहे तो यहाँ पे एरो भी बना सकते हो कि ये इस तरीके से कनेक्टेड है, इधर से उस साइड कनेक्टेड है, इसीलिए यहाँ पे एरो बनता है कि किस साइड से हम किस साइड जा रहे हैं। समझ में आ रहा है? दूसरी चीज यहाँ पे नोट करने वाली है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B वो इक्वल होंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B क्रॉस A के। कैसे भैया? अगर इस सिचुएशन की बात करें हम तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B की वैल्यू कितनी आ जाएगी? वो होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A 3 दे रखा था और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B कितना दे रखा था? 4। तो A क्रॉस B में भैया कितने एलिमेंट आ गए? टोटल 12 एलिमेंट आ गए। तो अब B क्रॉस A करोगे तब भी 4 इंटू 3 आएगा, 3 इंटू 4 करो या 4 इंटू 3 करो, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम आएंगे लेकिन सेट डिफरेंट आ। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तीसरा चीज देखिए जरा यहाँ पे, और ये आता कितने है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनटू A और इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B। ये इसका आंसर आता है। एक चीज देखो जरा इन दोनों पॉइंट के बाद कि रिलेशन हमारा क्या होता है? रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। भैया अगर आपने सबसेट पढ़ रखा है तो यहीं से देखिए, इसीलिए थोड़ा सा बेसिक पढ़ाना जरूरी था आपका। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, उसी से रिलेशन बनता है और रिलेशन में कुछ कंडीशंस लगा देते हैं तो हमारा फंक्शन बन जाता है। ठीक है, फंक्शन देखिए आपने वहां पे भी पढ़ा था, 11 में भी पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे मैपिंग वाला फंक्शन है, उससे थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे देखिए जरा कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद यहाँ पे देखिए हम क्या कह रहे हैं इस चीज को, रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ A। अगर ये हम सेट लिखें A तो इसके टोटल सबसेट कितने बनेंगे? सबसेट थोड़ा 11 का रिवाइज करते हैं। सबसेट कैसे बनते हैं? एक तो एम्प्टी सेट होता है जिसको फाई बोलते थे, इसको ऐसे लिखो या फाई लिख देते थे एम्प्टी सेट को। फिर हर एक एक एलिमेंट करके कितने बन सकते हैं? इसको पेरेंट सेट बोलते हैं। इससे कितने चाइल्ड बन सकते हैं? एक एक करके बना सकते हैं, 2-2 का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, 3 का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, जितने पॉसिबल है सबको लिख दो सेट में अलग अलग। एक 1,2 बन सकता था, एक 1,3 बन सकता था, एक 2,3 बन सकता था और एक 1, 2, 3 बन सकता था। आप अगर काउंट करोगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये तो एक ही है। अब ये वैल्यू आती कैसी? तो टोटल सबसेट कितने आते हैं भैया? ये हमेशा 2 की पावर में इसमें जितने एलिमेंट है उसको डाल दो। ठीक है, ये 2 की पावर n हो जाता है। प्रॉपर सबसेट में क्या होता है कि ये वाला एलिमेंट हटा देते थे, प्रॉपर सबसेट भी होता था, वो अभी आपको ध्यान नहीं देना है। यहाँ पे बस देखिए टोटल सबसेट कैसे निकलते हैं। सिंपल जितने एलिमेंट होते हैं उसको उसकी पावर में डाल देते हैं। अब हमने जो पॉइंट लिखा था ये बताने की जरूरत क्यों थी? क्योंकि ये जो पॉइंट लिखा था रिलेशन होते क्या है? रिलेशन सबसेट होता है क्रॉस प्रोडक्ट का। सबसेट क्रॉस प्रोडक्ट में आता है, क्रॉस प्रोडक्ट के कितने एलिमेंट होते हैं? दोनों का मल्टीप्लाई करा देते हैं तो टोटल रिलेशन कितने बन जाएंगे? चौथा पॉइंट है टोटल रिलेशन ऑन A क्रॉस B की अगर हम बात करें भैया, टोटल रिलेशन ऑन A क्रॉस B की वैल्यू कितनी आएगी? 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनटू A इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B। जैसे इस वाले रिलेशन की बात करें तो इसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट कराया तो हमारे 12 एलिमेंट आए, तो इसके टोटल सबसेट यानी टोटल रिलेशन कितने बन जाएंगे? इसके अगर हम बात करें तो टोटल कितने बनेंगे? 2 की पावर 12। बात समझ में आ रही है भैया? 2 की पावर 12 तो बहुत बड़ी क्वांटिटी हो जाएगी, ना आप पढ़ पाओगे ना हम पढ़ा पाएंगे, और रिवीजन क्लास चल रही है। ठीक है, इतना तो नहीं हो पाएगा। तो उस सिचुएशन में हम करेंगे क्या, कुछ मेन इंपॉर्टेंट रिलेशंस है वही हम कवर करेंगे। रिफ्लेक्सिव इनको भी अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, नाम से ही पता चलता है। और फंक्शन को तो हम बहुत अच्छी तरीके से बताएंगे, आप भूल नहीं सकते। कभी 1 1 क्या होता है, मेनी 1 क्या होता है, उसका हमारा एक पर्सनल कॉन्सेप्ट रहता है कि मेन और चेयर का कॉन्सेप्ट रहता है, आप कभी भूल नहीं सकते।
ठीक है, आप रियल लाइफ से रिलेट करके पढ़ाएंगे उसको। तो यहाँ पे बस इतना ध्यान रखिए, रिलेशन हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। तो कभी कभी पूछ लेगा, दो सेट दे दिया, मान लिया यही सेट दो सेट है, इसमें एलिमेंट दे दिया, कहेगा इसमें कितने रिलेशन पॉसिबल है, या कभी कभी सिंगल सेट दे देता है। भाई रिलेशन क्या होता है? रिलेशन दो लोगों के बीच में होता है, तो दो का होना जरूरी है, यहाँ पे तो एक है। जैसे आपका रिलेशन आपके पेरेंट्स के साथ, आपके सिस्टर के साथ, एक दो पर्सन या दो क्वांटिटी चाहिए होती है एक रिलेशन के लिए। अगर एक दे रहा है तो इसका मतलब है एक घर का उसी घर के सदस्य से पूछ रहा है, यानी कि हम क्या करेंगे, ए क्रॉस ए बनाएंगे। ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट आ जाएंगे भैया? 3 into 3 यानी टोटल 9 एलिमेंट आएंगे। और अगर हम बात करें कि टोटल रिलेशन कितने बनेंगे, टोटल रिलेशन बन जाएंगे 2 की पावर 9। समझ में आ रहा? तो अगर कभी एक एलिमेंट एक सेट दे दिया जाए और पूछे इसमें कितने रिलेशन पॉसिबल है, तो आप ये मत समझिए गलत है। एक का मतलब है उसी के साथ, उसी के एलिमेंट के साथ रिलेशन बताना है हमें। तो ये इस तरीके से करते हैं। बस आपको किसी का भी सबसेट निकालने का तरीका होता है, उसके एलिमेंट्स पता कर लीजिए और उसको 2 की पावर में डाल दीजिए, ठीक है। तो ये बेसिक हमने पढ़ रखा था। अब हम टाइप्स ऑफ रिलेशन देखते हैं जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए चाहे तो। अब देखिए टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे स्टार हमने इसलिए लगा रखा है क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके क्वेश्चन अगर आते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाना होता है तो वो ज्यादा मार्क्स का आएगा, ठीक है। टोटल आपका रिलेशन एंड फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वैसे देखिए कुछ टॉपिक्स आपके हटा दिए गए, अच्छी बात है। जैसे बाइनरी ऑपरेशन हटा दिया गया, अननेसेसरी भी था आपके लिए। और कंपोजिट फंक्शन, इनवर्स फंक्शन, लेकिन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं हटाया गया। कुछ टॉपिक जो हटाए गए हैं वो लगता है कि यार हटाना था तो सब कुछ हटाते, ठीक है। कुछ पार्ट हटा दिया, उसका कुछ पार्ट रह गया। जैसे इनवर्स फंक्शन हटा दिया गया, लेकिन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे दिया। आपको पता तो नहीं, यहाँ पे जो इनवर्स फंक्शन था, यहाँ पे हम बताते थे किस फंक्शन का इनवर्स पॉसिबल है। अब आपने अगर ये सिलेबस से हटा दिया, डायरेक्ट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रख दिया है, तो हम लोग सिर्फ पढ़ लेंगे, क्योंकि एक्चुअल में देखा जाए तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स पॉसिबल नहीं होता, लेकिन हम उसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करते हैं। ये सब सारी कंडीशन आपने पढ़ रखी होगी यार, क्योंकि जो फंक्शन 1 1 और ऑन 2 होता है, ठीक है, 1 1 और ऑन 2 होता है, उसी का हम इनवर्स निकाल पाते हैं। लेकिन इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो आप देखेंगे वो 1 1 ऑन 2 नहीं होते। उस सिचुएशन में हम उसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करते हैं ताकि ये 1 1 बन जाए, ठीक है। तो ये चीजें आप अब नहीं पढ़ पाएंगे, सीधा आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ेंगे। तो कुछ चीजें हैं, बाकी आपके सिलेबस से कम हो गई, आपको अच्छा लगेगा। तो पहले देखते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। देखिए ये सब चीजें नाम से पता चल जाएंगे आपको। आप रिफ्लेक्शन, आप अपने आप को मिरर में देखते हो तो रिफ्लेक्शन में क्या दिखता है? आप ही दिखते हैं ना, एक पड़ोसी दिखता है, ऐसा तो होता नहीं। तो अगर हम किसी एक सेट की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये रिफ्लेक्सिव है, इसका मतलब क्या है? इफ कोई एलिमेंट बिलोंग करता है सेट ए में, दैट इंप्लाइज दैट उसका पेयर, उसका रिफ्लेक्शन, उसका पेयर ए मस्ट बी इन रिलेशन। ये समझ में आ रहा है? ये चीज समझ लीजिए भाई। अभी हमने कोई सेट ले लिया था, जैसे 1 2 3 ले लिया था, एक सेट था। तो इसका जो रिलेशन आएगा, ए क्रॉस ए कराएंगे हम, तो उसमें 1 1 2 2 और 3 होना चाहिए। बाकी आगे पीछे कुछ भी हो, आगे पीछे 1 2 भी हो, 2 3 भी हो, उससे मैटर नहीं करता। लेकिन जितने एलिमेंट दिए ना, उनका रिफ्लेक्शन उनका खुद से पेयर होना चाहिए। जैसे 1 दे रखा है तो 1 1 होना चाहिए था, 2 दे रखा है तो 2 2 होना चाहिए, 3 दे रखा है तो 3 3 होना चाहिए। समझ में आ रहा है? ये सिचुएशन हमको चेक करनी पड़ती है। ये चीज हमने यहीं पे लिखा है कि अगर कोई एलिमेंट सेट ए में है और अगर उससे बना हुआ रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, तो इसका मतलब है उसका पेयर जरूर होगा रिलेशन में। सिमेट्रिसिटी क्या होती है? आपने कई जगह पढ़ा होगा सिमेट्रिक, बताइए। तो यहाँ पे सिमेट्रिसिटी क्या होती है? एग्जैक्ट, जैसे हम इमेज समझ लीजिए, आपकी इमेज एग्जैक्ट उल्टी बनती है ना मिरर में। तो यहाँ पे क्या है? इफ ए बी एक रिलेशन है जो ए क्रॉस ए से बना है, हमने एक सेट मान लिया, इसी को मान के चल रहे हैं। तो भाई अब यहाँ पे मान लिया मिरर लगा देते हैं, ठीक है। सिमेट्रिसिटी का मतलब क्या है? जो इस साइड है उसका उल्टा करेंगे, तो यानी इसका उल्टा करोगे तो बी ए भी किस में होना चाहिए? रिलेशन में। अब मिरर के सामने देखते हो तो आपकी एग्जैक्ट चीज उल्टी बनती है उस साइड पे। तो यहाँ पे क्या है? ए बी है, तो इसको उल्टा करेंगे तो इसकी इमेज बी ए भी बननी चाहिए।
इतना ध्यान रखना। जैसे मान लिया हमने 1,2 रिलेशन में है तो 2,1 होना चाहिए, 3,1 है तो 1,3 होना चाहिए, 2,3 है तो 3,2 भी रिलेशन में मिलना चाहिए। ये सारी चीजें हम चेक करते हैं। अभी हम कुछ एग्जांपल करेंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, इस चीज को समझने के लिए आप ये समझ लीजिए कि आपने वेक्टर पढ़ रखा है। वेक्टर में एडिशन क्या होता था कि पॉइंट ए बी वेक्टर, ए से बी गए, बी से सी गए, तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया आपका, AC तो हो गया भाई। ए से बी गए प्लस बी से सी गए, तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट आपका AC हुआ ना। यही तो पढ़ते थे वेक्टर में। तो यहाँ पे वही है कि इफ A, B बिलोंग्स टू R, ये चीज रिलेशन A से B एंड B, C, A से B और B से C बिलोंग्स टू R, दैट इंप्लाइज दैट कि भैया A, C भी हमारा किसमें होना चाहिए, रिलेशन में होना कंपलसरी है, तभी वो होगा। अगर ये सिचुएशन नहीं है तो वो ट्रांजिटिव नहीं है। ये सिचुएशन ऐसा नहीं कि तीनों कोई भी रिलेशन जरूरी नहीं है भाई। कितने रिलेशन पॉसिबल है, बहुत 2 की पावर में पॉसिबल होते हैं। तो कोई हो सकता है कोई रिफ्लेक्सिव होगा, हो सकता है कोई सिमेट्रिक होगा, हो सकता है कोई 2 चीजें फॉलो करे, हो सकता है कोई तीनों चीजें फॉलो करे, ये हो सकता है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि वो तीनों चीजें हो। ये अलग अलग कैटेगरी वाइज इनको डिवाइड कर रखा है। तीसरी रिलेशन क्या है, जिस चीज समझ में आ गई, जैसे मान लिया 1,2 पढ़ा है और 2,3 है, उसी रिलेशन में 1,3 भी होना चाहिए। कॉमन पार्ट हटा देते हैं, जैसे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में करते हैं यार। A M N है और B N R है, तो ये पार्ट हट जाता है मल्टीप्लिकेशन के बाद। A M R होना चाहिए। A B जो आता है, सॉरी A B जो मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर M R होगा। ठीक है, ये उसी टाइप का समझ लीजिए। चाहे आप मैट्रिक्स रिलेट करके याद कर लीजिए ट्रांजिटिव वाले को, चाहे आप वेक्टर वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई कर लीजिए। फाइनल डिस्प्लेसमेंट हमारा निकालना होता है। A से B और B से C है तो AC मस्ट बी इन R। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, वो रिलेशन जो हमारा रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, उसी को। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे मैक्सिमम मार्क्स से जो क्वेश्चन बन सकता है इसमें वो इसी से बनेगा, रिलेशन से। और इसमें हमें तीनों चीजें चेक करनी पड़ती है। वो तीनों फॉलो करता है, वही रिलेशन क्या होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। इफ अ रिलेशन इज सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव, लिख लेना ट्रांजिटिव। इफ अ रिलेशन इज सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव देन इट इज कॉल्ड एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये बेसिक डेफिनेशंस है। मतलब क्या होता है ये समझ में आना चाहिए। जब हम क्वेश्चन करेंगे इनका अप्लाई करेंगे तो कुछ एग्जांपल कर लेते हैं, अच्छे एग्जांपल्स हैं। ठीक है, इनको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेट L बी द सेट ऑफ ऑल लाइंस। ठीक है, एक सेट दे रखा है, जैसे हम A लेते थे, यहाँ पे L दे दिया। L में क्या है, सारी लाइंस है, पैरेलल में किसी तरह की भी लाइन होगी। एक रिलेशन R L पे डिफाइंड है, L में डिफाइंड है। देखिए कई के बच्चे पूछते हैं कि सर रिलेशन क्या होगा। रिलेशन क्वेश्चन में मेंशन होता है, आपको उसकी टेंशन नहीं लेती। 2 ऑर्डर्ड पेयर के बीच में रिलेशन क्या है कि पहली लाइन दूसरे पे परपेंडिकुलर। यहाँ पे देखिए रिलेशन मेंशन करते हैं, रिलेशन ऐसे डिफाइन होता है। R ऑर्डर्ड पेयर, पहले का दूसरे से क्या रिलेशन यहाँ पे बताएंगे, आपको टेंशन नहीं लेनी उस चीज की। तो यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है कि जो पहली लाइन है वो दूसरे पे क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, जैसे हमने 2 जेंट्स, मान लिया एक A मेल है और एक B मेल है, तो हमने लिख दिया A इज द सन ऑफ B। तो जितने भी पेयर बनाओगे आप, उसमें पहला एलिमेंट दूसरे का क्या आएगा, सन आएगा। और अगर आप उल्टा कर दोगे तो ये ऑर्डर गलत हो जाएगा क्योंकि रिलेशन सन वाला दे रखा है, यहाँ पे जैसे परपेंडिकुलर वाला रिलेशन दे रखा है। तो अब हमको चेक करना है कि R इज सिमेट्रिक बट नीदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव होगा। ठीक है, L हमारा एक सेट है जिसमें हमने L1, L2, L3 से लेकर के जितनी भी लाइन पॉसिबल है सारी हमने प्लेन में बना रखी है। R एक रिलेशन डिफाइंड है L1, L2 such that L1 is perpendicular का सिंबल है, हम लिख नहीं रहे, perpendicular to L2। पैरेलल के लिए जैसे हम ऐसे लाइन यूज करते हैं वैसे ये परपेंडिकुलर के। तो पहली कंडीशन हम कैसे चेक करते हैं, रिफ्लेक्सिव। ठीक है, रिफ्लेक्सिव में क्या होता है कि L1 बिलोंग्स टू L है भाई। L1 हर एक कोई भी हम उठा, हमने मान लिया L1 जो है L में दे रखी है, तो इसका मतलब है रिफ्लेक्सिव कंडीशन क्या होती है,
कि L1, L1 किसमें होनी चाहिए, रिलेशन में होना चाहिए, और इन दोनों के बीच रिलेशन भी क्या होना चाहिए, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होना चाहिए। आप बताइए क्या एक लाइन खुद के परपेंडिकुलर हो सकती है? नहीं हो सकती ना। एक्स एक्सिस एक्स के परपेंडिकुलर नहीं हो सकती, एक्स के पैरेलल हो सकती है। तो एक लाइन खुद के परपेंडिकुलर नहीं होती है, तो ये एलिमेंट रिलेशन में नहीं होगा। समझ में आ रहा है? मुझे पता चला कि कोई एक लाइन हमने उठाई, रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि उसी की इमेज होनी चाहिए, उसी का पेयर होना चाहिए। तो अगर आप L1 ले रहे हो तो उस रिलेशन में L1 होना चाहिए, और इन दोनों के बीच में रिलेशन भी क्या होना चाहिए, जो इन्होंने डिफाइन कर रखा है कि पहली लाइन दूसरे पर परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो ये हो ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि इस रिलेशन में ये चीज नहीं आ सकती। अगर हाँ पैरेलल वाली कंडीशन दे रखा होता है कि पहली लाइन दूसरे के पैरेलल है, तो फॉलो हो जाता था, एक लाइन खुद के पैरेलल होती है तो मिल जाता उसमें, लेकिन इसमें नहीं हो जाएगा। सो यहाँ पे मेंशन कर दो, तो इट इज, यहाँ पे लिख दो, अ लाइन कैन नॉट बी परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ। एक लाइन खुद के परपेंडिकुलर नहीं होती है, यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो ये लाइन। सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा भैया, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। रीजन भी आपको लिख देना है। दूसरी चीज, सिमेट्रिक अगर हम चेक करें, सिमेट्रिक में क्या है कि L1, L2 अगर रिलेशन में है, L1, L2 अगर रिलेशन में है, तो हमको देखना है क्या L2, L1 भी रिलेशन में होगा, ऐसा लिखना है। अभी चेक करेंगे हम। तो L2, L1, भाई L1 परपेंडिकुलर है L2 के, तो आप उल्टा ही बोल सकते हो L2 परपेंडिकुलर, X परपेंडिकुलर है Y के, या आप बोलो Y पे X परपेंडिकुलर है या X पे Y परपेंडिकुलर है। तो यहीं पे आप L1, L2 करके चल रहे हो, L1, L2, L1 पे L2 परपेंडिकुलर या L2 पे L1 परपेंडिकुलर है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये चीज मिलेगी, ये रिलेशन इन दोनों के बीच में सही है, यानी ये वाला एलिमेंट भी इसमें हम रखेंगे, क्योंकि इनके बीच यही रिलेशन फॉलो हो रहा है। अगर ये दोनों परपेंडिकुलर है तो ये दोनों भी परपेंडिकुलर होंगे। तो L1 is perpendicular, if L1 is perpendicular to L2, then L2 must be perpendicular to L1। ये आप लिख सकते हो, तो इट इज सिमेट्रिक। तीसरी कंडीशन क्या है, ट्रांजिटिव की कंडीशन कैसे चेक करते हैं? ट्रांजिटिव की कंडीशन कैसे चेक कर सकते हैं? ये है, ट्रांजिटिव की कंडीशन में क्या होता है कि इफ L1, L2 रिलेशन में है, A से B गए और B से C गए, कोई नई एक लाइन लेते हैं, एंड L2, L3 हमारा रिलेशन में है, तो यहां से हमें चेक करना होता है कि क्या L1 और L3 हमारा रिलेशन में होगा। ये चीज अभी यहाँ पे क्रॉस भी कर देंगे, अगर नहीं होगा अभी हम चेक करते हैं। हमने मान लिया कि L1 परपेंडिकुलर है, तो ये रफ में चाहे यहीं पे फेयर में भी करके दिखा सकते हो कि हमने मान लिया ये L1 है और ये L2 है, ठीक है। हमने मान लिया ये, भाई इनके बीच में रिलेशन क्या होगा, ये लाइन इस पे परपेंडिकुलर होगी, तो ऐसे फिगर बना दो भाई, L1 इधर रख दो, L2 तो कोई फर्क नहीं पड़ता। L2 L3 पे परपेंडिकुलर, L2 L3 पे परपेंडिकुलर है, तो L3 ऐसे जाएगी, L2 L3 पे परपेंडिकुलर है, ऐसे तो बनेगा। L2 L3 पे परपेंडिकुलर है, तो क्या L1 L3 परपेंडिकुलर हो पाएंगे? नहीं हो रहे, ये तो पैरेलल आ रहे हैं, ये दोनों देखिए एक दूसरे के पैरेलल आ रहे हैं, तो ये चीज भैया नहीं मिलेगी। रीजन समझ में आ रहा है? क्योंकि L1 L3 आपस में पैरेलल हो जाएंगे। जब L1 L2 पर परपेंडिकुलर है और L3 L2 पे परपेंडिकुलर है, तो ये दोनों आपस में पैरेलल हो जाएंगे। आप किसी तरीके से फिगर बना लोगे। तो यहाँ पे जो दो एलिमेंट दे रखे हैं, इनके बीच पैरेलल का रिलेशन है, परपेंडिकुलर का रिलेशन नहीं। लेकिन रिलेशन में जो इन्होंने रिलेशन डिफाइंड, उसमें तो परपेंडिकुलर का रिलेशन होना चाहिए था, तो ये मिलेगा नहीं। अगर आप A से B जा रहे हैं और B से C जा रहे हैं, तो A से C का रिलेशन होना चाहिए था, तो A से C का रिलेशन नहीं है, तो भैया ये हमारी ट्रांजिटिव भी नहीं। यहाँ पे लिखोगे L1 is parallel to L3, so it is not a transitive relation, ठीक है। और हमको यही शो करना था। और अगर इक्विवेलेंस पूछता तो इक्विवेलेंस भी नहीं है, क्योंकि ना रिफ्लेक्सिव है ना ट्रांजिटिव है। तीनों होते तभी इक्विवेलेंस होता। इसकी जगह पे, इस लाइन की जगह पे ये भी हो सकता था, चेक द गिवन रिलेशन इज इक्विवेलेंस और नॉट, ये भी पूछ सकता था। तो ये भी है इक्विवेलेंस नहीं। समझ में आ रहा है? इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। एक और एग्जांपल कर लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन इस टाइप से भी दे सकता है कि एक सेट दे देगा और उससे एक रिलेशन बना के देगा। भाई इससे तो 2 की पावर 9 रिलेशन पॉसिबल है ना। इसका क्रॉस कराओगे तो उसमें 9 एलिमेंट हो जाएंगे, तो उसके 2 की पावर 9, तो कोई एक रिलेशन दे देगा। तो उन्होंने ये रिलेशन डिफाइन कर रखा है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में लैंग्वेज के फॉर्म में दे सकता है क्वेश्चन, ठीक है।
इसीलिए होता है कि यहाँ पे एक्चुअली नंबर्स का खेल ज्यादा नहीं होता, कभी कभी वेरिएबल्स का ज्यादा खेल होता है, जिससे बच्चों को ज्यादा दिक्कत होती है। यहाँ पे क्या है, एक सेट डिफाइंड है, उससे हमने एक रिलेशन डिफाइन कर दिया। अब हमको चेक करना है कि ये इक्विवेलेंस है कि नहीं। इक्विवेलेंस के लिए हमें क्या करना होता है, इक्विवेलेंस के लिए हमें पहले क्या चेक करते हैं, रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। पूरी लैंग्वेज नहीं लिख रहे हैं, या आप लिख लेना रिफ्लेक्सिव रिलेशन। फिर क्या चेक करते हैं, सिमेट्रिक चेक करते हैं। तो हमने लिख लिया लेट ए, हमारा सेट का नाम नहीं दे रखा है तो हम माने ले रहे हैं तो ए सेट, ठीक है। अब रिफ्लेक्सिव के लिए हम क्या चेक करते हैं, इफ कोई एलिमेंट अगर सेट ए में दे रखा है तो उसका मतलब है उसका पेयर भी होना चाहिए रिलेशन में, तो वो रिफ्लेक्सिव हो जाता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि 1 सेट में दे रखा था तो 1,1 होना चाहिए, बिल्कुल है। यहाँ पे चाहे तो आप देख सकते हो 1 बिलोंग्स टू ए, तो इसका मतलब 1,1 रिलेशन में होना चाहिए, बिल्कुल है। इसी के नीचे 2 बिलोंग्स टू ए, 2,2 भी किस में होना चाहिए, रिलेशन में होना चाहिए, बिल्कुल दे रखा है। 3 बिलोंग्स टू ए, तो 3,3 भी रिलेशन में होना चाहिए, और तीनों दे रखे हैं भाई, 3 एलिमेंट है, तीनों के खुद के पेयर दे रखे, तो ये भैया रिफ्लेक्सिव है। सो इट इज रिफ्लेक्सिव व्हेन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, क्योंकि उसका हर एक एलिमेंट का पेयर इसमें अवेलेबल है। सिमेट्रिसिटी हमको पता है भैया मिरर इमेज होनी चाहिए। इफ a, b belongs to R given relation में, that implies b, a भी किसमें होना चाहिए, रिलेशन में होना चाहिए। इनका तो चेक नहीं करते हैं, सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव वाले एलिमेंट्स का नहीं चेक करते। भाई 1 का 1 है तो 1 ही आएगा, 2 है तो 2 ही आएगा, उल्टा भी कर दोगे तो वही रहेगा। जी जो इस टाइप के पेयर दिए होंगे ना, इनका कभी नहीं चेक करते सिमेट्रिक के केस में। तो बचे क्या हमारे पास 1,2, हमने लिखा 1,2 रिलेशन में है, लेकिन 2,1 does not belongs to R। देखो 2,1 कहाँ दे रखा है रिलेशन में, so it is not symmetric, तो भैया ये सिमेट्रिक नहीं है। अब आगे वाले को चेक ही नहीं करना है, एक नहीं मिला मतलब वो नहीं है। ट्रांजिटिव कैसे चेक करते हैं, if A, B belongs to R and B, C, A से B और B से C गए हैं, ये भी belongs to R, that implies that A, C must be in, ये चेक कर लेते हैं। मैंने बताया कभी भी ऑर्डर पेयर का नहीं चेक करते। एक एग्जांपल लेते हैं, 1,1 और 1,2 आप चेक करोगे तो 1 से 1 गया, फिर 1 से 2 गए, तो 1 से 2 होना चाहिए, 1 से 2 दे रखा है, तो ऑर्डर पेयर को छोड़ के बाकी चेक, यही करना हमेशा। जैसे मान लीजिए आप 2,2 उठा लो, 2,2 का इसे चेक करेंगे, 2,3, तो 2 से 3 बीच का एलिमेंट कॉमन हटा देंगे तो 2, 3 होना चाहिए, 2, 3 है, तो उसमें आप टाइम वेस्ट करोगे अपना, इसको उठा लेंगे। यहाँ पे हमने लिखा 1,2 belongs to R and 2,3 belongs to R, that implies that या 1 से 2 गए और 2 से 3 गए, तो 1 से 3 अवेलेबल होना चाहिए, क्या 1,3 रिलेशन में है, तो भैया 1,3 नहीं है, तो सिंपल इसको कट कर दिया, ऐसा नहीं, ये हमारा ट्रांजिटिव मीनिंग समझ में आ रहा है। तो 3 ही चीजें चेक करनी थी। अब भाई अगर वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है, तो हम यहीं पे कर सकते थे कि वो इक्विवेलेंस नहीं है, लेकिन हमको तीनों चेक करके दिखाना है। हमने लिख दिया कि रिफ्लेक्सिव है बट सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव नहीं है। क्वेश्चन को उल्टा भी पूछ सकता था, जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में था कि शो दैट द गिवन रिलेशन इज रिफ्लेक्टिव बट नीदर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। ऐसे क्वेश्चन नंबर 3 एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हम अपने फंक्शन पे चलते हैं, ठीक है। फंक्शन भी अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छे से बताएंगे उसको, मतलब आप भूल नहीं सकते उस चीज को, 1 क्या होता है, मिनिमम क्या होता है। ये क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन देखिए मैंने बताया ना कि पूरा फंक्शन डिफाइन कर सकता है, पूरा रिलेशन डिफाइन होगा, या फिर इस फॉर्म में दे सकता है। जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन पूरा फंक्शन रिलेशन दे रखा था, यहाँ पे लैंग्वेज के फॉर्म में दे रखा था। 3 क्वेश्चन हो जाएंगे, सफिशिएंट है। बाकी हम एक लेक्चर लेंगे जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे हर एक टॉपिक, ठीक है। पहले बेसिक रहेगा एक लेक्चर में, और एक लेक्चर में उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। यहाँ पे देखिए z ऑफ इंटीजर है, ये इक्विवेलेंस है कि नहीं ये चेक करना है। इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ये हमको शो करना है, मतलब होगा ये, बस हमको चेक करके दिखा देना है हमको। तो रिलेशन हमारा ये डिफाइंड है कि यहाँ पे जो 2 एलिमेंट दे रखे होंगे उनका डिफरेंस आएगा वो 2 से डिवाइड हो जाएगा, ऐसा होना चाहिए। तो पहली चीज हम क्या चेक करते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए क्या होता है, पहला रिलेशन है, इसमें क्या होता है कि इफ A belongs to Z, भाई सेट इन्होंने Z दे रखा है, तो यहाँ पे हम अभी तक हम A लिखते थे, जब सेट नहीं दिया होता तो हम मान लेते थे, यहाँ पे हम Z ले रहे हैं, that implies that A
मस्ट बिलोंग्स टू आर। अब हम ये चेक करेंगे इनके बीच रिलेशन क्या होना चाहिए कि इनका डिफरेंस 2 से डिवाइड होना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि a माइनस a, ऐसे लिखो, या यहाँ पे लिख दो कि 2 डिवाइड्स, जैसे उन्होंने लिखा है डिवाइड्स a माइनस a, बिल्कुल डिवाइड करेंगे भाई। 0 में तो आप किसी से भी डिवाइड कर सकते हो, 2 की क्या बात कर रहे हो। तो यहाँ पे बिल्कुल सही ये होगा, यहाँ पे आप क्रॉस नहीं कर सकते, यहाँ पे लिख देना बिकॉज 2 डिवाइड्स a माइनस a, ये रिलेशन में मिलेगा कि इनके बीच में वही, इन एलिमेंट्स के बीच में वही रिलेशन है जो रिलेशन को रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पास आपको लिख देना सो इट इज रिफ्लेक्सिव, क्योंकि a माइनस a डिवाइडेड बाय 2 या 2 डिवाइड्स a माइनस a, so the given element is available in the relation, so it is reflexive। दूसरी चीज हम चेक करते थे सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक के केस में इफ a, b belongs to r, या a, b अगर r में है, मतलब इनके बीच, यानी यहाँ पे लिख सकते हैं हम a माइनस b को हम लिख सकते हैं लेमडा, 2 लेमडा लिख सकते हैं। डिवाइड करने का मतलब क्या होता है, अगर हम कह रहे हैं कि 16 4 से डिविजिबल है, तो हम 16 को क्या लिख सकते थे 4 into 4, तो एक 4 रो के बाकी चीज को हम लेमडा लिख सकते हैं, यानी ये पूरा पूरा 4 का मल्टीपल है, ऐसे भी बोल सकते हैं ना। जैसे हम कहते हैं कि 20 डिवाइड बाय 4, तो 20 को हम 4 into 5 लिख सकते हैं, तो 5 से मतलब नहीं है, कम से कम 4 से डिविजिबल है, तो 20 को हम लिख सकते हैं 4 टाइम्स लेमडा। लेमडा की वैल्यू इस सिचुएशन में क्या है 5 है, मतलब हम दिखा देते हैं कि ये नंबर इसका मल्टीपल है, यानी ये इससे डिवाइड भी होगा। तो a माइनस, इस रिलेशन के हिसाब से a माइनस b की वैल्यू 2 का मल्टीपल आना चाहिए, तभी तो 2 से डिवाइड हो पाएगा। तो यहाँ पे हमने दिखा दिया कि इफ a, b बिलोंग्स टू r, इसका मतलब क्या है कि a माइनस b की वैल्यू 2 लेमडा होगी, तभी तो 2 से डिविजिबल होगा। दैट इंप्लाइज दैट b, a बिलोंग्स टू r, ये चेक करेंगे हम, तो b माइनस a की वैल्यू क्या हो जाएगी -2 लेमडा हो जाएगी। यही तो हो जाएगा भाई, a माइनस b की वैल्यू 2 लेमडा है, तो यहाँ पता चला कि भैया b माइनस a की वैल्यू -2 लेमडा है, तो ये भी अवेलेबल होगा क्योंकि इनका डिफरेंस भी 2 से डिविजिबल है। समझ में आ रहा है, ये चीज आप लिख दो कि 2 डिवाइड्स b, a या b माइनस a, आप यहाँ पे लिख दो, ये जो लाइन उन्होंने लिख रखी 2 डिवाइड्स b माइनस a, सो इट इज सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव है। रीजन समझ में आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट है यार, आप कॉन्सेप्ट समझ लो ज्यादा सही है। तीसरी चीज क्या चेक करते हैं, ट्रांजिटिव। इसको थोड़ा अच्छे समझ लेना, हो सकता है कई बच्चों को कंफ्यूजन हो इस पॉइंट पे। देखिए हमने लिखा है कि इफ a, b बिलोंग्स टू r एंड b, c बिलोंग्स टू r, और इसका मतलब क्या होता है कि a से b गए और b से c गए, तो a, c भी किसमें होना चाहिए r में, यही होता है। तो अगर a b है तो इसका मतलब है a माइनस b की वैल्यू 2 लेमडा है, b c है तो b माइनस c की वैल्यू 2 म्यू है, मान लिया हमने। भाई ये भी 2 से डिविजिबल होगा तो 2 का मल्टीपल होगा, ये भी 2 से डिविजिबल होगा तो 2 का मल्टीपल होगा। अब हमें इनके बीच में रिलेशन देखना, a माइनस b कैसे आएगा, इन दोनों को ऐड कर दो भैया, ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। अगर हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, फ्रॉम फर्स्ट प्लस सेकेंड, ये नीचे दिखाना पड़ेगा इसके नीचे, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी a माइनस c। देखिए b और b कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस का b है माइनस का b है, तो जब इन दोनों को आप ऐड करोगे, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन के साथ ऐड कर दोगे, तो b कैंसिल हो गया, उस साइड क्या हो जाएगा 2 कॉमन आ जाएगा, बचेगा कितना लैम्डा माइनस b। भाई ये भी चीज तो 2 का मल्टीपल ही है, दिखा सकते हो ना कि ये जो क्वांटिटी आ रही है ये भी 2 का मल्टीपल है। सो द गिवन एलिमेंट इज आल्सो अवेलेबल इन द रिलेशन, मींस a माइनस c इज डिविजिबल बाय 2। ठीक है, so the given relation is transitive, so it is reflexive, symmetric and transitive, so the given relation is an equivalence relation। बस यही करना होता है। रिलेशन क्या दे रखा है, उसमें किस तरीके से प्रूफ करना है, कोई भी डाउट है थोड़ा सा रिवाइंड करिएगा वीडियो को, कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत है उसको जरूर क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि जो हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लेक्चर करेंगे तो उसमें आपको आराम मिलेगा। ठीक है, ये नोट कर लीजिए। फिर हम फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं, फंक्शन भी अच्छा टॉपिक है और किस तरीके से वो हम बताएंगे वो इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। अब हम लोग फंक्शन कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, क्लास 11 में हमने पढ़ रखा है फंक्शन यार, क्या क्या होता था, ग्राफ वगैरह के थ्रू फंक्शन हमने पढ़े थे, उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी।
अभी हम मैपिंग के थ्रू फंक्शन को पढ़ते हैं। मान लिया कोई रिलेशन हमारा सेट ए टू सेट बी डिफाइंड इज कॉल्ड फंक्शन इफ एंड ओनली इफ उसकी दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। कोई रिलेशन ए टू बी जैसे हम मैपिंग करते आते हैं रिलेशन में, वैसे यहाँ पर भी होता है, लेकिन इसकी दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। क्या होता है, पहले हम इसको मैथमेटिकली समझ लेते हैं। क्या लैंग्वेज क्या कहती है मैथ में कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए मस्ट बी यूज्ड, सारे एलिमेंट ए टू बी डिफाइंड है तो ए के सारे एलिमेंट यूज होंगे, यानी हर एक एलिमेंट की इमेज होगी बी में, ठीक है। अब दूसरा क्या होता है, यूनिक इमेज ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ ए ये यूनिक शब्द जो यूज हुआ है ना, इसका बहुत मतलब ये मतलब आप समझ लो। यूनिक का मतलब देखिए, ये लैंग्वेज के टर्म में, इसको हम अपने टर्म में समझाएंगे, उसके लिए आप मैपिंग देख लीजिए जरा। जैसे हमने एक ये सेट ले लिया, ये सेट ए है और ये सेट बी डिफाइंड है, ये बी है सेट। इसमें हमारे एलिमेंट 1 2 3 दे रखे हैं, इसमें दे रखा है 1 2 8 4 6 9। ऑर्डर मैटर नहीं करता है, सेट में अपने पहले पढ़ रखा है। एक फंक्शन है, ये मान लीजिए फंक्शन है हमारा एक्स स्क्वायर, इनपुट दोगे उसका स्क्वायर मिलेगा, 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का स्क्वायर 4 है और 3 का स्क्वायर 9 है, ठीक है। अब हम एक एलिमेंट और डाले दे रहे हैं इसमें, वो है -2। ये क्यों डाले, अभी रीजन समझ जाएगा अच्छे से। -2 का भी स्क्वायर क्या हो जाएगा भैया 4। ये जो यूनिक वर्ड बताया ना, इसका मतलब समझाने के लिए मुझे ये करना पड़ा। देखिए, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए के सारे एलिमेंट यूज होने चाहिए और हर एक की यूनिक इमेज होनी चाहिए। ये कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। यूनिक इमेज का मतलब है हर एक एलिमेंट की एक इमेज होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि इसकी इमेज ये भी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये डिफरेंस आपको क्लियर कर देगा। जैसे हमने एक सेट डिफाइन कर दिया 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 की इमेज ये भी है, 1 की इमेज ये भी है, 2 की इमेज है ये, और ये 3 की इमेज है। अभी क्या हुआ, इस चीज को समझाने के लिए, यूनिक के लिए देख लीजिए। अब इसको याद कैसे रखते हैं, मैथमेटिकल टर्म छोड़ दीजिए, हम देखिए हम कैसे याद रखते हैं इसको। ये मान लीजिए नंबर ऑफ मेन है, ये फंक्शन हमारा इधर लिख दे रहे हैं, fx है हमारा, x स्क्वायर मान लिया था। ये हम मान ले रहे नंबर ऑफ मेन है और ये नंबर ऑफ चेयर्स, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट समझिए, मजा आएगा। पहले क्या करा, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए मस्ट बी यूज्ड। इस कॉन्सेप्ट देखोगे ना तो हर एक आदमी को हमको बिठाना है, कोई आदमी खड़ा नहीं रहेगा, ठीक है। ये बात हो गई। दूसरा क्या करा, यूनिक इमेज, एक आदमी एक ही चेयर पे बैठ सकता है। इसमें भी थोड़ा सा लोचा लगता होगा कि यहाँ तो आपने 2 आदमी को इस चेयर पे बिठा लिया। यार यही तो खासियत है, हम इंडियंस एडजस्ट कर लेते भाई, स्लीपर में थोड़ा एडजस्ट हो जाओ। तो यूनिक का मतलब है कि इसकी इमेज 4 है, ये इसको बाकी किसी को नहीं पता होता है, इसकी इमेज भी 4, तो -2 के लिए भी यूनिक है, 2 के लिए भी यूनिक है। ऐसा नहीं है कि एक की इमेज 4 भी है और एक की इमेज 5 है, ये यूनिक नहीं है भाई। एक रखोगे तो 4 मिलेगा या 5 मिलेगा, ये यूनिक थोड़ी नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या है, 2 रखोगे तो 4 ही मिलेगा या -2 रखोगे तो 4 ही मिलेगा। तो इसको समझने में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। तो आप ऐसे ध्यान रखो यार कि सारे आदमियों को हमको बिठाना भी है। और दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है वो समझ लीजिए कि हर आदमी एक ही चेयर पे बैठेगा। आदमी एडजस्ट हो सकता है, लेकिन एक आदमी 2 चेयर पे नहीं बैठ सकता है, 2 चेयर 3 चेयर पे नहीं बैठ सकता। अगर ऐसी सिचुएशन हो गई तो वो फंक्शन नहीं बचेगा भैया, क्या हो जाएगा, हमारा रिलेशन हो जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को समझ लो यार बहुत अच्छे से। समझ में आया कुछ क्या किया हमने, कि सारे एलिमेंट यूज होने चाहिए, नहीं हर एक आदमी को हमको बिठाना है, और एक आदमी को 2 चेयर नहीं दे सकते हम भाई, पॉसिबल नहीं भाई। एक आदमी 2 चेयर पे कैसे बैठ सकता है, नहीं बैठ सकता। लेकिन 2 आदमी 3 आदमी एक चेयर पे एडजस्ट हो सकते हैं, वो पॉसिबल है। लेकिन एक आदमी 2 चेयर घेर के नहीं बैठ सकता, अदरवाइज ये फंक्शन नहीं है और ये हमारा फंक्शन है। तो मेन और चेयर वाला कॉन्सेप्ट आप याद रखिए कि हर आदमी बैठेगा और एक आदमी 2 चेयर या 3 चेयर घेर के नहीं बैठ सकता। अगर ऐसा है तो वो फंक्शन नहीं है, रिलेशन में देखिए क्या होता है कि हर एक का एक से कनेक्शन था, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक का यूनिक कनेक्शन होता है, वो यूनिक मतलब होता है। अब टाइप ऑफ फंक्शन देख लेते हैं। फंक्शन को मैपिंग भी बोलते हैं, पता है। कोई फंक्शन हमारा f a to b डिफाइंड है, हमने मान लिया कोई सेट a है
और सेट बी कुछ भी हो सकता है, फाइनाइट होना चाहिए, नॉन नेगेटिव होनी चाहिए और दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तभी वो फंक्शन है, वो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, मान रहा है। तो उसमें हमको मेनली पढ़ने क्या है, किस टाइप के फंक्शन पढ़ने हैं, 1 1 फंक्शन पढ़ना है, मैनी वन पढ़ना है। हर एक के 2 पार्ट हो जाते हैं, 1 1 ऑन टू, 1 1 इनटू। तो हम ऑन टू इनटू समझ लेंगे तो वो 1 1 के साथ चिपका देंगे, दोनों की प्रॉपर्टी मिक्स करके, मैनी वन के साथ चिपका देंगे, दोनों की प्रॉपर्टी मिक्स करके, तो 1 1 ऑन टू, 1 1 इनटू या मैनी वन ऑन टू, मैनी वन इनटू बन जाता है। नाम से पता चल रहा है 1 1 हर एक की एक ही से कनेक्शन होगा, कोई अब एडजस्टमेंट वाला काम नहीं है यहाँ पे, हर एक का रिजर्वेशन है भाई, एक सीट पे एक ही बंदा बैठेगा। ये ए दे रखा है, ये बी दे रखा है। ए में कितने एलिमेंट हैं, ए बी सी डी, इसमें कितने दे रखे हैं, ई एफ जी एच आई जे के। एक फंक्शन यहां, इसका इससे कनेक्शन, इसका इससे कनेक्शन, इसका इससे कनेक्शन, इसका इससे कनेक्शन, हर एक एलिमेंट उसके एक ही एलिमेंट से कनेक्शन है, किसी का कोई एडजस्टमेंट का काम ही नहीं है। नाम से पता चल रहा है 1 1 इंजेक्टिव भी बोलते हैं इस फंक्शन को। अब आप बताओ जरा, 1 1 में कुछ चीजें ध्यान रखनी है। पहली बात तो ये चीजें तो आपको पता होगा, इसी को हम बोलते हैं, इन एलिमेंट्स को बोलते हैं डोमेन और इनपुट। इस फंक्शन को हम बोलते हैं, इसके जो एलिमेंट होते हैं इनको बोलते हैं कोडोमेन, और इन्हीं में जो एलिमेंट यूज होते हैं वो रेंज होता है। यानी रेंज हमारा सबसेट है किसका, कोडोमेन का। एक चीज ध्यान रखना, यानी इसी के अंदर से ही रेंज बनती है। इस सिचुएशन में बात करें हम इस फंक्शन के लिए, डोमेन हमारी ये सारे हैं क्योंकि सारे एलिमेंट यूज करने होते हैं। रेंज हमारी क्या हो जाएगी, अगर हम रेंज की बात करें इस सिचुएशन में, रेंज कितनी हो जाएगी, जो एलिमेंट यूज हो रहा है वो है ई एफ जी और एच, बाकी एलिमेंट छोड़ देंगे। कोडोमेन पूछता है तो सारे एलिमेंट छाप देने, सिर्फ रेंज पूछता है तो जो एलिमेंट्स की इमेज मिल रही है वही एलिमेंट हो जाएंगे। ये बेसिक आपने पढ़ रखा होगा। अब इसमें 1 1 में हमसे क्वेश्चंस किस टाइप के पूछा जाता है। पहला पूछा जाता है कि चेक द गिवन फंक्शन इज 1 1 और नॉट। हमारे पास चेक करने की कंडीशन आ जाती है कि चेक द गिवन फंक्शन इज 1 1 और नॉट। इसे चेक करने के बहुत तरीके होते हैं। एक्स एक्सिस के पैरेलल ग्राफ बनाइए, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींच दीजिए, वो एक ही पॉइंट पे कट करनी चाहिए। बेसिक तरीका जो आपके बुक में दे रखा है वो क्या है, इफ f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, यानी हमने इनपुट चेंज किया है और वो दोनों इक्वल आ रहे हैं तो ये एक ही कंडीशन होगी। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इसका सॉल्यूशन एक ही होना चाहिए कि x1 बराबर होना चाहिए x2, एक ही सिचुएशन में पॉसिबल होना चाहिए। जैसे हमने लिख दिया कि एक एग्जांपल लिख दिया, एग्जाम्पल है fx इज इक्वल टू 2x प्लस 1। आपको ये चेक करना है कि ये गिवन फंक्शन 1 1 है कि नहीं है। पहला तरीका, आप ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह में पूछा जाता है तो सीधा इसका ग्राफ बनाइए, एक्स एक्सिस की लाइन खींच के देखिए, एक ही पॉइंट पे अगर वो कट करती है लाइन तो भैया 1 1 है, और अदरवाइज नहीं कट करती तो 1 1 नहीं है, मैनी वन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए हम करेंगे क्या, x की जगह x1 रखेंगे तो f ऑफ x1 कितना हो जाएगा 2x1 प्लस 1, x की जगह x2 रखेंगे तो कितना आएगा 2x2 प्लस 1। ठीक है, ये दोनों अगर इक्वल हैं, यानी f ऑफ x1 इक्वल है f ऑफ x2 के, ये एक ही सिचुएशन में पॉसिबल है कि 2x1 प्लस 1 इक्वल हो जाए 2x2 प्लस 1 के। तो यहां से एक ही सोल्यूशन आएगा कि इनपुट भी बराबर, ऐसे समझ लीजिए। चलिए 1 2 3 4 5 6 7, अभी हमने क्या किया, f ऑफ 1 रखा तो हमको मान लिया 5 मिला, और हम कह रहे हैं कि एक f ऑफ 2 रखने पे भी हमको 5 मिला है। तो ये 1 1 के केस में तभी पॉसिबल होगा कि यहाँ पे भी आपने क्या रखा है कि आपको 5 मिला है, तो आपको यहाँ पे 1 ही रखना पड़ेगा क्योंकि 1 पे ही 5 मिलेगा और किसी पे 5 नहीं मिल सकता, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। 2 बंदे एक चेयर पे नहीं बैठ सकते सिचुएशन में, हर एक आदमी एक ही चेयर पे बैठेगा। तो अगर आउटपुट बराबर है तो इनपुट भी बराबर होगा, ऐसे ध्यान रखिए। अगर आपने आउटपुट बराबर किया है तो ये एक ही सिचुएशन में पॉसिबल है कि आपने इनपुट भी बराबर ही रखा होगा, वही इनपुट रखोगे तभी आपको आउटपुट मिलेगा। एक ही सोल्यूशन होना चाहिए। मान लिया अगर हमने ऐसे फंक्शन लिख दिया है कि fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, मान लिया प्लस 5 भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है,
तो x1 कितना हो जाएगा +5 और x2 कितना हो जाएगा +5। 5 कैंसिल कर दोगे तो x1 स्क्वायर बराबर x2 स्क्वायर। आप इस रूट लेके नहीं कर सकते, रूट अगर लोगे तो x1 की वैल्यू आएगी +-x2, दो सोल्यूशन मिल रहे हैं। या आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, इसको इस साइड ले आओ तो x1 - x2 एक सोल्यूशन है और x1 + x2 एक सोल्यूशन है। देखिए दो सोल्यूशन आ रहा है, तो ये हमारा 1-1 नहीं है। समझ में आ रहा है कि इसके दो सोल्यूशन पॉसिबल है। आप -2 रखोगे तब भी ये 4 देगा, +2 रखोगे तब भी ये 4 देगा, लेकिन इनपुट अगर आप बदल रहे हो तो आउटपुट भी आपको नया मिलना चाहिए। ये 1-1 कॉन्सेप्ट होता है। दूसरा हमारा है मैनी वन फंक्शन, नाम से पता चल रहा है मैनी वन, ठीक है। यानी अगर हम इस फिगर को बनाएंगे ABCD तो कई लोग एक चेयर पे एडजस्ट हो सकते हैं, चल जाएगा। लेकिन एक आदमी दो, मैनी वन में ऐसा मत कर दीजिएगा एक आदमी कई चेयर नहीं गिरेगा, वो तो फंक्शन ही नहीं होगा। लेकिन कई लोग एक चेयर पे एडजस्ट होते हैं, उसको हम मैनी वन बोलते हैं। मैनी वन उतना नहीं आएगा आपके एग्जाम में, आप परेशान मत होइए, इतनी टेंशन नहीं लेनी। आपको 1-1 ध्यान रखना है, उसका दूसरा नाम इंजेक्टिव ध्यान रखना है, ऑन टू और इनटू ध्यान रखना है, और 1-1 ऑन टू 1-1 इनटू ध्यान रखना है, ठीक है। बस इसको इतना ध्यान रखिए, मैनी वन है, कई लोग एक चेयर पे एडजस्ट हो सकते हैं। अब देखिए ऑन टू इनटू, ये इंपॉर्टेंट है। 1-1 के बाद ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ऑन टू क्या होता है, इनटू क्या होता है, इसमें बड़ा कंफ्यूजन रहता है बच्चों को। ऑन टू में क्या होता है, ये कोडोमेन होती है और इसी से रेंज बनती है। तो जब कोडोमेन इक्वल हो जाए रेंज के तो हमारा ऑन टू फंक्शन बनता है। एक चीज ध्यान रखिए, यानी इसके सारे एलिमेंट यूज होने चाहिए। और सारे एलिमेंट कब यूज होंगे, या तब जब यूज हो सकते हैं जब इसके एलिमेंट या तो बराबर हो इसके, मतलब इसमें 5 है तो इसमें भी 5 हो, या कम होने चाहिए, या 4, 3, 2 हो, तभी पॉसिबल है कि हम इससे हर एक की मैपिंग करा सकते हैं। इस सिचुएशन में आप बताओ, फंक्शन में आप इसकी मैपिंग कराओगे तो कुछ तो एलिमेंट बचेंगे ही बचेंगे ना, तो इस सिचुएशन में पॉसिबल ही नहीं है। तो ये तभी पॉसिबल है जब इस, अगर फंक्शन a to b डिफाइंड है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट a। इसमें ज्यादा एलिमेंट हो गए तो आप ये नहीं कर सकते कि इसकी इससे भी इमेज बना दे, इसकी इससे भी इमेज बना दे, ज्यादा कवर करने के लिए ऐसा बना दे, तो वो फंक्शन ही नहीं होगा। एक आदमी एक से ज्यादा चेयर नहीं घेर सकता। हाँ, 2-3 आदमी एक चेयर पे एडजस्ट हो सकते हैं, वो कॉन्सेप्ट चल जाएगा यार। लेकिन यहाँ पे आप ऐसा मत कर देना कि भैया सबको बराबर करने के लिए। इस सिचुएशन में अभी हम नहीं बना सकते थे, लेकिन 4 एलिमेंट है तो कम से कम 4 एलिमेंट आप रोक लो। मान लिया हमने 4 एलिमेंट हमने रोक लिए, अब पॉसिबल है। अब आप किसी से भी कनेक्शन करा दो, जैसा फंक्शन दिया होगा, जिस टाइप का फंक्शन, जैसे एक्स स्क्वायर है तो इनपुट का स्क्वायर से मैपिंग कराना पड़ेगा, एक्स क्यूब है तो क्यूब से मैपिंग करानी पड़ेगी, 2x + 1 है तो फंक्शन दिया होगा, उसकी टेंशन नहीं लेनी। यहाँ पे आप कॉन्सेप्ट समझिए क्या है कि ऑन टू फंक्शन में पहली बात तो कोडोमेन रेंज के इक्वल होनी चाहिए, तभी पॉसिबल है जब कोडोमेन के एलिमेंट या तो बराबर होंगे या उससे कम होंगे, तभी हम हर एक की मैपिंग करा पाएंगे। अगर इसमें एलिमेंट ज्यादा है तो हम मैपिंग कराएंगे, लेकिन वो ऑन टू नहीं हो पाएगा, वो इनटू हो जाएगा। कैसे है ये देखिए, अब पॉसिबल है। आप ऐसा भी कर सकते थे कि जैसे मान लिया ABCD ले लिया, हमने इसमें लिख दिया EFG, ऐसे पॉसिबल है भाई। यहां पे हमने 2 मैपिंग एक साथ करा दी, ये पॉसिबल है। ये मैनी वन ऑन टू हो गया। ऑन टू की कंडीशन में आपको यह ध्यान रखनी है कि कोडोमेन पूरी रेंज के इक्वल हो जाए, यानी हर एक एलिमेंट हमारा कनेक्टेड होना चाहिए किससे, बी से। वो 2 कंडीशन सेटिस्फाई करते हुए कि आदमी एक ही चेयर पे बैठेगा, एडजस्ट हो सकते हैं लेकिन एक आदमी 2 चेयर नहीं गिरेगा, वो फंक्शन ही नहीं होगा। तो यहाँ पे भी वही कंडीशन है कि हर एक आदमी एक चेयर से कनेक्टेड है, तो ये 1-1 भी है, हर एक की एक ही चेयर है, अपनी सेपरेट चेयर है, ठीक है, और सारे एलिमेंट यूज हो रहे हैं। यही कंडीशन है यार, 1-1 कंडीशन हम पढ़ के आए। 1-1 को ऑन टू में मिला दोगे तो 1-1 ऑन टू हो जाएगा, 1-1 को इनटू के साथ मिला दोगे तो 1 इनटू बन जाएगा। अभी हमने यहाँ पे देखिए, आपको लगभग इनटू भी समझ में आ गया होगा। यहाँ पे क्या है कि कम से कम एक एलिमेंट तो खाली रहेगा ही रहेगा, एक से ज्यादा होंगे चलेगा। इस सिचुएशन में
इस सिचुएशन में हमेशा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, अगर हम ए टू बी डिफाइन कर रहे हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी मस्ट बी ग्रेटर देन, इक्वल भी नहीं होगा। इक्वल हो गया तो एक केस बन सकता है कि हर एक का कनेक्शन कराएंगे तो 1/2 बन जाए, सारे एलिमेंट यूज हो जाए। हमेशा ग्रेटर देन होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, ये तभी पॉसिबल है। जब भी इसमें एलिमेंट्स ज्यादा होंगे, इससे कनेक्शन कराओगे तो एक आध तो बचेगा ही बचेगा। तो ये सिचुएशन होती है कि कोडोमेन, इसमें जो रेंज जो है हमेशा सबसेट होती है किसकी, कोडोमेन। ये इनटू हो जाता है। इसमें देखिए मोर देन 1 बच रहे हैं, एक 2 एलिमेंट खाली। इस सेट के हिसाब से देखें तो के भी था, तो इसमें के भी रखोगे तो 3 एलिमेंट खाली। समझ में आ रहा है? ऑन टू इनटू कॉन्सेप्ट बहुत इजी है, ऐसा ध्यान रखना है भैया। ऑन टू में क्या होता है कि हमें सबको सारी चेयर्स पे मेंस को बिठाना है। ये तभी पॉसिबल है कि जब आदमी और चेयर्स की क्वांटिटी या तो बराबर हो जाए, जितने आदमी उतनी चेयर हो, या चेयर एक आध कम होगी तो हम एडजस्ट करा सकते हैं। ठीक है, तो वो मैनी 1 ऑन टू हो जाएगा, और सबको सेपरेट चेयर मिल चुकी है तो वो मैनी 1 ऑन टू हो जाएगा। ऐसे ध्यान रखना। तो ये ऑन टू की कंडीशन है और ये इन टू की कंडीशन। एक चीज और ध्यान रखिए, इसमें आता है कि फंक्शन ऑन टू है कि नहीं है। तो ऑन टू प्रूफ करने का तरीका होता है कि हम उसकी कोडोमेन और रेंज इक्वल दिखा दें तो हम बता देंगे कि हाँ ये ऑन टू है। इन टू प्रूफ करने का ऐसा कोई मेथड नहीं होता है, तो हम ये दिखाते हैं कि अगर वो ऑन टू नहीं है तो क्या है, इन टू है। ठीक है, ऐसा कोई सेपरेट मेथड नहीं होता है। कुछ एग्जांपल्स करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। 1 एंड ऑन टू फंक्शन, या 1 ऑन टू भी बोल देते हैं कभी कभी, वो फंक्शन जो दोनों हो, 1 भी हो और ऑन टू भी हो। 1 को हम इंजेक्टिव बोलते हैं, ऑन टू को हम सब्जेक्टिव बोलते हैं, और इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं तो दोनों की प्रॉपर्टी होनी है बाइजेक्टिव। बाई मतलब 2 होता है, तो बाइजेक्टिव फंक्शन भी होना चाहिए। ठीक है, 1 भी होना चाहिए, ऑन टू। आप एक बात बताओ जरा, अभी हमने पढ़ा था 1 के लिए क्या होता है, हर एक आदमी की चेयर सेपरेट होगी। ठीक है, और ऑन टू की कंडीशन क्या होती है कि सारी चेयर हमारी भरी होनी चाहिए। अब दोनों को जब मर्ज करोगे तो कंडीशन क्या बन के आ रही है, ऐसी कंडीशन जिसमें नंबर ऑफ मेन और नंबर ऑफ चेयर्स इक्वल हो जाए। हर एक आदमी की अपनी सेपरेट चेयर हो और कोई भी चेयर एक्स्ट्रा ना हो, जितने आदमी है उतने ही चेयर हो। तो ये तभी पॉसिबल है इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। अब सोचो अगर चेयर ज्यादा हो गई, आदमी कम हो गए, तो भैया इनटू हो जाएगा ना, ऑन टू कम होगा, एक आध चेयर तो खाली रहेंगी। या नंबर ऑफ चेयर्स कम पड़ गई, आदमी ज्यादा हो गए, भैया एक आध को तो एडजस्ट कराना ही पड़ेगा, तो 1 कहाँ रहा। तो इस सिचुएशन में ये तभी पॉसिबल है जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। ये सेट ए है और ये सेट भैया बी है। इसमें हमने मान लिया 1 2 3 4 fx मान लिया हमने, कोई फंक्शन दे रखा है तो यहाँ पे हम लिखे दे रहे हैं, मान लिया 3x + 1 फंक्शन हमने ले लिया fx, तो सब में 3 का मल्टीप्लाई करा के +1 कर देना, तो ये 4 आ जाएगा, 6 + 1 7 आ जाएगा, 9 + 1 10 आ जाएगा, 12 + 1 13 आ जाएगा। ये वैल्यू इससे कनेक्टेड है, ये वैल्यू इससे कनेक्टेड है, ये वैल्यू इससे कनेक्टेड है, ये वैल्यू इससे कनेक्टेड है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि फंक्शन हमारा 1 भी है, ऑन टू भी है। ऑन टू क्यों है, क्योंकि सारे एलिमेंट यूज हो रहे हैं। कोडोमेन जो है वही रेंज है और हर एक की एक सेपरेट चेयर। ये जरूरी नहीं है, ये ऊपर नीचे भी हो सकता है। जैसे मान लिया हमने कोई ऐसा एलिमेंट बना दिया 1 2 3 4 5 1 7 6, मान लिया 6 7 8 10, और ये ऐसे कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए। ऐसा जरूरी नहीं है कि सेपरेट ऐसे बैठो, लेकिन हर एक की एक सेपरेट चेयर होगी और जितनी भी चेयर है वो सारी भरी होंगी, कोई खाली नहीं होगी। ये 1 की है। और इसको किस नाम से जानते हैं ये भी पूछ ली, कभी कभी इस नाम से ज्यादा आ जाता है कि बाइजेक्टिव है, तो हमको चेक करना है कि 1 भी है। और 1 चेक करने के लिए आपको f(x1) = f(x2) रखना होता है, और यहाँ से एक ही सोल्यूशन आना चाहिए, x1 = x2, तो ये 1 हो जाता है। ऑन टू के लिए क्या करते हैं, हम चेक करते हैं कि कोडोमेन और रेंज के इक्वल है, तो हमारा ऑन टू हो जाता है। ठीक है, ऑन टू नहीं है तो फिर इन टू हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल कर लेते हैं। एक फंक्शन दे रखा है, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। एक फंक्शन दे रखा है, रियल टू रियल इज डिफाइंड एट fx = x3। तो आपको चेक करना है कि ये 1 इनटू है या 1 ऑन टू है या मैनी 1 इनटू है या मैनी 1 ऑन टू है। वो ऑप्शन आपको बताना होता है। देखिए ऑप्शन वाले जब भी क्वेश्चन आते हैं तो आपको कैलकुलेशन नहीं, सीधा आंसर बताना। 1 मार्क्स के क्वेश्चन में क्या करना है यार आपको। फिर भी हम दोनों मेथड बता देते हैं। पहला तरीका 1 चेक करने का क्या होता है,
1 चेक करने का क्या होता है, f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 रखते हैं। यहां से हमारा एक ही सोल्यूशन आना चाहिए कि x1 बराबर x2 आना चाहिए। fx हमारा ये दे रखा है, तो f ऑफ x1 कितना हो जाएगा, x1 का क्यूब, f ऑफ x2 कितना हो जाएगा, x2 का क्यूब। स्क्वायर होता है तो प्लस माइनस 2 वैल्यू मिलती है, या तो एक ही वैल्यू पॉसिबल है, वो क्या है, x1 इज इक्वल टू x2, रियल एक ही वैल्यू पॉसिबल है। कहने को तो आप इसको ऐसे ले जा सकते थे, x1 क्यूब माइनस x2 क्यूब, x2 क्यूब इज इक्वल टू 0। तो यहां से एक फैक्टर हो जाएगा x1 माइनस x2 और एक फैक्टर हो जाएगा x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x1 x2। तो ये रियल रूट नहीं देगा, आप वो मत सोचिएगा। तो यहां से एक ही वैल्यू पॉसिबल है, यही फैक्टर 0 हो सकता था, तो x1 बराबर x2 इज द ओनली सोल्यूशन, सो इट इज 1 1। यानी हमारा ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो कैंसिल हो गया कि ये 1 1 भी होगा और ऑन टू भी। ऑप्शंस में जहां हमें कैलकुलेशन नहीं दिखानी होती, वहां पे एक शॉर्ट तरीका क्या होता है कि सीधा ग्राफ बना दो, ग्राफ रफली बना दो। आप 0 रखोगे तो 0 मिलेगा, 1 रखोगे तो x की वैल्यू 1 मिलेगी, यानी यहाँ कहीं पे मिलेगा। 2 रखोगे तो x की वैल्यू कहाँ मिल जाएगी, कहीं 8 दे देगा। -1 रखोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, -1 आ जाएगी। -2 रखोगे तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, कहीं पे 8 मिल जाएगी माइनस। तो ये ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा x क्यूब का। अब अगर आप x के पैरेलल कितनी भी लाइन बना दोगे तो वो एक ही जगह कट करेगा। तो ये बनता है, ऐसे भी चेक कर सकते हैं, ये शॉर्ट तरीका होता है चेक करने का। फिर रफली ग्राफ बनाया हमने और फटाक से लाइन ड्रॉ करी, बता दी कि भैया ये 1 1 है, एक ही जगह कट करेगा, एक पे एक ही आउटपुट आएगा। हर आउटपुट पे मतलब आउटपुट चेंज करो, इनपुट चेंज करोगे तो आउटपुट चेंज हो जाता है। तो 1 1 के साथ ऑन टू है कि इनटू। ऑन टू चेक करने का तरीका क्या होता है कि कोडोमेन और रेंज अगर इक्वल हो जाए तो भैया ये फंक्शन हमें पता चल जाएगा। अब जो फंक्शन दे रखा है वो रियल टू रियल डिफाइन है, तो आप x पे देखो, x पे इनपुट आप चेंज करते जा रहे हो, तो जो रियल टू रियल डिफाइंड है, तो हमारा जो इसकी रेंज आ रही है, y पे रेंज होती है ना, ग्राफ बनाने से देखिए ये भी फायदा हो गया, हमारा ऑन टू इनटू पता चल जाएगा। तो इसकी फंक्शन की रेंज कितनी आ रही है भाई, ग्राफ पे आउटपुट कहां से कहां जा रहा है, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो रेंज कितनी आ रही है, ऑल रियल आ रही है। तो जो यहाँ पे क्या होता है, ये हमारी डोमेन होती है और ये एक्चुअल में को डोमेन होती है। अब अगर सारे एलिमेंट यूज हो जाएंगे तो रेंज हो जाती है, और उसमें से कुछ एलिमेंट यूज हो जाते हैं तो वो हमारी रेंज हो जाती है। तो यहाँ पे उन्होंने जो को डोमेन दे रखी है वो पूरी रेंज है। आप देखिए ग्राफ हमारा माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक जाएगा, आउटपुट ही होता है हमारा रेंज। इनपुट भी हम प्लस इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट कुछ भी रख सकते हैं, तो आउटपुट भी हमारा सारा आ रहा है। यहाँ पे हमें पता चल गया कि को डोमेन रेंज के इक्वल है, तो ये हमारा 1 1 और ऑन टू फंक्शन, यानी हर एक एलिमेंट यूज होगा, यानी हर एक एलिमेंट, यानी हर एक चेयर पे कोई ना कोई आदमी बैठा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमको चेक करना होता है। और 1-2 मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं, उन्हें बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी होती, सीधा दिखा देना होता है। 1 1 चेक करने का तरीका पता है, और रेंज आपने रेंज निकालना कैसे निकालते हैं, डोमेन और रेंज निकालना आपको आता होगा। अगर नहीं आता है आप कमेंट कर दीजिएगा, हम जो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो बनाएंगे ना उसमें हम आपको करा देंगे। तो देखिए बेसिक हम आपका लगभग कवर कर दिए यहाँ पे। कंपोजिट फंक्शन, इनवर्स फंक्शन और बाइनरी ऑपरेशन नहीं आएगा, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेनी है यार। आपको सिर्फ अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। इक्विवेलेंस क्या होता है, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव रिलेशंस के बारे में देख लेना है। और फंक्शन में जो चीज था 1 1 ऑन टू 1 1 इनटू पे फोकस करना है। उसके बाद टाइम बचे तो आपको मैन्युअल देख लेना है, नहीं तो आप 1 1 ऑन टू और इनके दोनों के साथ कंबाइन कर लेंगे, उनको क्या बनता है ये आपको ध्यान रखना है। इससे क्वेश्चन बनते हैं। फिर मैक्सिमम पार्ट आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से आएगा। इसके बाद हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पूरी एक लेक्चर में कवर कर देंगे। बस आपको करना क्या है, लाइक अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर कर दीजिए, नहीं लग रही तो डिसलाइक कर दीजिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो इतना तो बनता ही। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, थैंक यू।